Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing about the gaseous exchange and सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने यहाँ तक देख लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी सोर्स को इनटेक करने के लिए या जो एनर्जी इनरिच न्यूट्रंट्स हैं उनको सर्कुलेट करने के साथ साथ गैसेस के एक्सचेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक मैटर कोई भी एनिमल इनटेक करता है अपनी अर्थ से या अपने इन्वायरमेंट से, तो उस एनिमल को दो तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। द फर्स्ट वन इज they must break down and digest the organic matter so that it can enter the cell and to metabolize it. अब जो हमने फूड इनटेक की है उसको ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जो फूड हम ले रहे हैं उसको छोटे छोटे, सबसे पहले वो हमारे माउथ में आती है, टीथ से वो स्मॉल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, उसके स्मॉल पीसेस बन जाते हैं, फिर उसमें हमारा सलाइवा मिक्सअप होता है, वो हमारी फेरेंक्स से होते हुए कहाँ जाती है, हमारे स्टमक में। स्टमक में उसकी डाइजेशन होती है और कुछ उसकी डाइजेशन जो है वो जाके इंटेस्टाइन में होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल जो है वो मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इस सारे प्रोसेस में, ये जो सारा प्रोसेस है ये नेसेसरी है कोई भी इन ऑर्गेनिक किसी भी इनऑर्गेनिक मैटर से या ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। ठीक है, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसमें से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। द सेकंड मेजर प्रॉब्लम इज they must provide cells with both an adequate supply of oxygen required for the aerobic respiration and a way of eliminating the carbon dioxide that aerobic respiration produce. अब सेकंड मेजर प्रॉब्लम क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू। अब एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को ऐड करना और एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो गई उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या है ये प्रोसेस एरोबिक रिस्पायरेशन का? कार्बन ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ऐड करना जितनी ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। दिस प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन अब डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह की होती है। इनवर्टिब्रेट्स में डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, उनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो सिंपल बेस में होती है, किसी में डिफ्यूजन के थ्रू होती है, किसी में ट्रैकिया के थ्रू होती है, किसी में क्यूटेनियस लेयर होती है। ये क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। और जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें गिल्स हैं, लंग्स हैं। जो वाटर लिविंग एनिमल्स हैं उनमें गिल्स हैं, वो ज़्यादातर गिल्स को यूज़ करते हैं टू एक्सचेंज देयर गैसेस फ्रॉम बॉडी एंड इन्वायरमेंट। और मैमल्स और बर्ड्स जो हैं उनमें लंग्स पाए जाते हैं। तो हम इन स्ट्रक्चर्स को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। The invertebrate respiratory systems. In single-celled protozoa, such as in single-celled protists, such as protozoa has diffusion across the plasma membrane, gases move into and out of the organism. जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी से इनसाइड और आउटसाइड मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। इसी तरह जो गैसेस की एक्सचेंज है वो भी सिंपल डिफ्यूजन बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सिंगल सेल प्रोटिस्ट या जैसे कि प्रोटोजोआ हैं उनकी बॉडी से गैसेस भी यूं ही एक्सचेंज होती हैं, सेम लाइक द फिनोमेना ऑफ सर्कुलेशन। Some multicellular invertebrates either have very flat body, जैसे कि फ्लैट वर्म है, उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट होती है और थिन वॉल्ड होती है और होलो होती है।
होलो मतलब उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई प्रोजेक्शंस हैं या कोई फ्लेजेला हैं या सीलियाँ हैं। उनकी बॉडी जो वो बिल्कुल फ्लैट होती है। तो जो फ्लैट बॉडीड एनिमल हैं वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं टू एक्सचेंज द गैसेस फ्रॉम बॉडी एंड फ्रॉम एंड टू द इन्वायरमेंट एंड द बॉडी। इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि अर्थवर्म हैं, जो कि ऐसे इनवर्टिब्रेट्स जो कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, डिवेलिंग सॉइल डिवेलिंग होते हैं, या ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर जगह जो है वो गीली होती है। तो वो अपने इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। Like earthworm has capillary network just under their integument and they exchange gases with the air sac among the soil particle। अब वो soil particle से जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी बॉडी के बाहर उनकी बॉडी में एयर सैक्स होते हैं, स्किन के ऊपर उनके एयर सैक्स होते हैं इंट्रीग्यूमेंट्री सिस्टम के ऊपर। तो उन एयर सैक्स के थ्रू ये सॉइल से ऑक्सीजन लेते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। Most aquatic invertebrates carry a gas exchange with gills. The simplest gills are small, scattered projection of the skin, such as a gill of sea star. अब sea star जो है, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनवर्टिब्रेट, ये खुद भी सॉफ्ट बॉडीड और सिंपल बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दैट्स वाई ये जो इनमें जो लंग्स होंगे वो भी सिंपलेस्ट होंगे, उनका जो फंक्शन होगा वो भी सिंपल होगा। तो इनमें जो लंग्स है वो सिंपल बॉडी के ऊपर प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह वो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। Other aquatic invertebrates have their gas exchange structure in most restricted area. For example, marine and annelid worm have prominent lateral projection called the parapodia, जो कि ब्लड वेसल्स को जो कि ब्लड वेसल्स के साथ होते हैं, और ये रिचली और ये जो है ना अपना फंक्शन बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। क्रस्टेशियंस और मोलस्क जो होते हैं उनमें भी गिल्स होते हैं, लेकिन जो इनके गिल्स हैं वो एज कम्पेयर टू सी स्टार एंड एक्वाटिक वर्टिब्रेट, अदर एक्वाटिक वर्टिब्रेट, उनकी जो लंग्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। उनका जो फंक्शन है क्योंकि इनके जो गिल्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, दैट्स वाई ब्रांचेस होने की वजह से वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सकें बॉडी से इन्वायरमेंट। Some terrestrial invertebrates have tracheal system, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, सेंट्रीपीड्स हैं, टिक्स हैं, अरेक्निड्स हैं, स्पाइडर्स हैं, ठीक है, उनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है ये इन्वर्टिब्रेट, लेकिन इनमें एडवांसमेंट ये है कि इनमें ट्रैकियल सिस्टम क्या है होता है। अब ट्रैकियल सिस्टम क्या है? ट्रैकियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हाईली ब्रांच्ड chitin line tube like trachea. The trachea open to the outside of the body through the spiracles, which usually have some kind of closure device to prevent the excessive water loss. Spiracle lead to the branching tracheal trunk that eventually give rise to the smaller branches called the tracheoles. आप इस डायग्राम में देखें, ये एक ट्रस्टियल इनवर्टिब्रेट की एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ये एक बग या इंसेक्ट की डायग्राम है। इसमें ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया हैं, ये वाले लॉन्गिट्यूडनल ट्रैकिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्रैक्यूल्स। यही इसी ट्रैकिया को अब ये जो बॉडी है उसके जो किनारे हैं, मार्जिन्स जो हैं बॉडी के एब्डोमेन के जो मार्जिन्स हैं, वहाँ पे ये जो आपको होल लाइक स्ट्रक्चर या डॉट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दीज आर दिस स्पाइरिकल का क्या फंक्शन होता है? ये एक्सटर्नल ओपनिंग होती है या क्लोयर पॉइंट है बॉडी का, यहाँ से गैसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होती हैं ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से डीऑक्सीनेटेड गैस जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है। अब इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ से देख लेते हैं। यही जो डॉट वाला स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बड़ा होकर नजर आ रहा है।
एयर जो है वो यहाँ से एंटर होती है और कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल सेल and these tracheal cells are further divided into the tracheoles. अब इन tracheoles के अंदर क्या है, tracheal fluid है। अब ये tracheal fluid जब मूव करेगा, इसकी मूवमेंट से जो प्रेशर बिल्ड अप होगा तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस जो है वो ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इन ट्रैक्यूल्स, ट्रैक्योल सेल्स और ट्रैकिया से होते स्पाइरकल से बॉडी से बाहर चली जाएगी। इसी तरह जो एरेक्निड्स हैं, एरेक्निड्स होते हैं जिनके 4 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, मतलब जिनकी 8 टांगे होती हैं, जैसे कि स्पाइडर। एरेक्निड प्रोसेस दी ट्रैकिया, बुक लंग और बोथ। इनमें बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकिया होती हैं या फिर दोनों भी मौजूद हो सकते हैं। बुक लंग्स क्या हैं? दीज आर बुक लंग्स आर द पेयर invaginations of the ventral body wall that are folded into a series of leaf-like lamella. Air enters the book length through a slit-like opening called the sparacle and circulate between the lamella. अब क्या होता है, फंक्शन वही है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक है। स्पैरिकल से एयर जो है वो अंदर दाखिल होगी बॉडी के, और आगे जो है जहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से आगे बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स क्या करते हैं, वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर से एयर जो है वो पास ऑन होती है। अब देखें यहाँ से एयर अंदर एंटर हुई है, ठीक। ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन नज़र आ रही है ये ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो के लिए एरिया है। और ये जो ब्लू कलर की एरोज नज़र आ रहे हैं, यहाँ से एयर जो है वो स्पैरिकल के थ्रू बॉडी के अंदर या ब्लू लंग के अंदर एंटर हो रही है। तो जितना ये बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया, मैक्सिमम एरिया, उतना ही ये ज़्यादा एफिशिएंटली गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू द बॉडी। The only other group of the terrestrial invertebrates whose membrane have distinct air breathing structure is the uh, molluscan subclass Pulmonata, the snail and the slug. The gas exchange structure in these animals is the pulmonate lungs. अब क्लास पोल्मोनेटा जो कि मुलस्क की ही क्लास है, जिसमें स्लग्स और स्नेल्स आ जाते हैं, उनमें उनके ऑर्डर के हिसाब से, उनका जो ऑर्डर का नाम है उनके लंग्स की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से रखा गया है, क्योंकि ये क्लास सब क्लास पोल्मोनेटा से लिंक करते हैं। तो इनमें जो ये इस ग्रुप में जितने भी एनिमल्स आएंगे उनमें जो लंग्स होंगे उनका नाम पल्मोनेट लंग है। और पल्मोनेट लंग ओपन टू द आउटसाइड बाय अ पोर कॉल्ड द pneumostome. This lung is derived from a feature common to the mollusk in general, the mantle. अब क्या होता है, इस डायग्राम से देखें, यहाँ पर एक ओपनिंग है। इंसेक्ट में हमने इस ओपनिंग को स्पाइरिकल का नाम दिया था, लेकिन स्लग्स में और स्नेल्स में हम इस ओपनिंग को नीमोस्टोम का नाम देंगे। एयर नीमोस्टोम के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होती है, स्नेल की बॉडी के अंदर एंटर होती है और यहाँ से होते हुए इसके हार्ट और इसके लंग तक जाती है। और इसकी कोइलोमिक जो बॉडी है जो और जो मेंटल है उससे गैसेस का तबादला करती है या उस गैसेस को एक्सचेंज करती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड फ्रेश एयर को अंदर लेके जाती है और जो डीऑक्सीजनेटेड या जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस होती है उसको बॉडी से बाहर लेके आती है। और जो बाहर या एग्जिट का पॉइंट है वो भी सेम है, न्यूमोस्टोम। एयर ने एंटर भी न्यूमोस्टोम के थ्रू ही बॉडी में होना है और जब एग्जिट करना है तो भी न्यूमोस्टोम के थ्रू ही करना है। When the snail surface to breathe air, the pneumostome open. Most of the higher pulmonates are terrestrial and are rely on their lung for the gas exchange. The lungs may be ventilated by arching and then flattening the body, but most gas exchange occur by the diffusion through the
नीमोस्ट्रॉम व्हेन इट इज ओपन विच इज ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये जो नीमोस्ट्रॉम है ये मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहता है। अब जब जो गैस है ऑक्सीजनेटेड जो फ्रेश एयर है जब बॉडी के अंदर एंटर हो गई है तो उसने मेंटल को या बॉडी के किसी भी पार्ट तक जहाँ जहाँ वो पहुँच रही है वहाँ पर ट्रैक तो वही है, लेकिन उस ट्रैक के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उस जो जो टिश्यूज हैं उसके में डिफरेंट टिश्यूज जो बॉडी के हैं उस ट्रैक के थ्रू उसने सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास ऑन होना होता है। वर्टिब्रेट रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक्वेटिक वर्टिब्रेट जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन और कुछ रेप्टाइल्स हैं, दीज आर रिलाई ऑन वन और द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग सरफेस फॉर द गैस एक्सचेंज। द क्यूटेनियस बॉडी सरफेस, एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स एंड द इंटरनल लैमिनल गिल। अब इन एनिमल्स में, इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में या तो एक होगा इनमें से कोई, जैसे कि उनकी जो बॉडी सरफेस है वो क्यूटेनियस होगी जो कि गैशियस एक्सचेंज को इजीली पास ऑन कर सकती है, या फिर इन तीनों स्ट्रक्चर में से का कोई कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। बाइमोडल ब्रीथिंग इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to exchange the respiratory gases simultaneously with both air and the water. The bimodal organism जैसे कि कुछ salamander, crabs और bivalve mollusks हैं, कुछ fishes हैं, they use gill for the water breathing and lung for the air breathing. However, some gas exchange is always spontaneous and some bimodal breeds are actually ट्राइमोडल। ट्राइमोडल किस तरह से कि अगर वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट में है तो वो गिल्स का यूज करेंगे, अगर टेरेस्ट्रियल में है तो वो लंग्स का। इसके अलावा अपनी स्किन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी गैसेस को का एक्सचेंज करते हैं, तो वो ट्राइमोडल एनिमल्स होंगे। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द अब इन स्ट्रक्चर्स को जो कि क्यूटेनियस एक्सचेंज है, गिल्स हैं और जो लंग्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शन को डिटेल से हम डिस्कस कर लेते हैं। क्यूटेनियस एक्सचेंज, some vertebrates have lungs or gills, such as some aquatic turtles, salamander with the lungs, snakes, fishes and mammals use a cutaneous respiration or integumentary exchange to supplement gas exchange. However, cutaneous exchange is most highly developed in the frog, toad, and lung-like salamander and newts. Amphibian skin has the simplest structure of all the major vertebrate respiratory organ. Frog has a uniform capillary network lie in the plain directly beneath the epidermis. अब frog में जो reptiles होते हैं, जैसे कि कुछ aquatic animals हैं, sorry amphibians, कुछ aquatic animals और amphibians क्या करते हैं, उनमें ज़्यादातर ये क्यूटेनियस एक्सचेंज का प्रोसेस पाया जाता है। उनकी जो स्किन है या उनका जो इंटीगुमेंट्री सिस्टम है वो वर्कआउट कर रहा होता है क्यूटेनियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें एम्फीबियन में बात करें अगर टोड या फ्रॉग की, तो उसमें गैसेस एक्सचेंज कुछ इस तरह से होती है जो कि आपको इस डायग्राम से नजर ये है वेंटिलेशन इन दी एम्फीबियन। जैसे जैसे वेंटिलेशन होगी, फ्रॉग का जो स्ट्रक्चर है उसका माउथ जो है और नॉस्ट्रल वो ओपन होगा, एयर एंटर होगी, उसका ग्लोटस जो है वो खुल जाएगा, क्योंकि जो माउथ है उसमें एयर जो है वो प्रेशर से फिल अप हुई है। अब वो प्रेशर नेक्स्ट फोर्स करेगा टू ओपन दी ग्लोटस। जैसे ही ओपन होगा ग्लोटस तो ये नॉस्ट्रल और माउथ बंद हो जाएगा और एयर जो है वो नॉस्ट्रल से होते हुए इसके ग्लोटस से होते हुए इसके लंग्स में चली जाएगी। एयर को ग्लोटस से लंग्स में जाने के लिए जो जब माउथ बंद होगा और नॉस्ट्रल बंद होगा तो जो फ्रॉग या टोड है उसका जो फ्लोर है माउथ का वो अप रेज्ड होगा।
इसके ऊपर उठने की वजह से हवा को, एयर को जो एंटर हुई है उसमें और ज़्यादा प्रेशर या फोर्स पुश अप करेगी और एयर जो है लंग्स में चली जाएगी। जैसे ही एयर लंग्स में जाएगी तो जो इसका माउथ का पोर्शन है अप रेज हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और बॉडी जो है एब्डोमिनल रीजन वो नीचे होगा। और जैसे ही दोबारा एक्सेलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो लंग्स का जो या जो एब्डोमेन का पोर्शन है वो अप्रेज हो जाएगा, माउथ जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और प्रेशर बिल्ड अप होगा उसके लंग्स में और लंग्स से दोबारा से टर्न बैक होगी एयर और माउथ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है। This vascular arrangement facilitates the gas exchange between the capillary bed and the environment by both diffusion and the convection. A, a slimy mucus layer that keep the amphibian skin moist and protect against injury aids in this gas exchange. How? Some uh, some amphibians obtain about 25% of their oxygen by this exchange, and uh, uh, lungless salamander carried out all of their gas exchange through the skin and their vocal pharyngeal region. अब जो गैसेस मॉइस्ट स्किन एनिमल्स हैं उनमें 50% जो गैसेस का एक्सचेंज है उनकी स्किन के, 25% जो गैसेस का एक्सचेंज है उनकी स्किन के थ्रू हो रहा होता है। अब कुछ लंगलेस स्लेमेंडर्स की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि वो अपनी गैसेस का तबादला स्किन के थ्रू या वोकल कैविटी या वोकल फेरन के थ्रू, मतलब मुंह खोल कर जो है वो इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे होते हैं और ज़्यादातर उनकी जो गैसेस एक्सचेंज है उनकी स्किन के थ्रू हो रही होती है क्योंकि उनमें अदर स्ट्रक्चर नहीं है। नेक्स्ट है जी गिल्स। Gills are respiratory organs that have either a thin, moist, vascularized layer of epidermis to permit the gas exchange across thin gill membrane or very thin layer of epidermis over the vascularized epidermis. Larval form of some fishes and amphibians have external gill projection from their body, and the adult fishes have their internal gill. आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जहाँ पर जिनके लार्वल स्टेज में और कुछ एम्फीबियन लार्वल स्टेज में गिल्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो भी बिल्डअप नहीं हुआ होता, उनके बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो बिल्डअप नहीं हुए होते, तो उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए गिल्स जो हैं वो बाहर एक्सटर्नल होते हैं। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर दी एक्सटर्नल गिल्स। जैसे जैसे फिश जो है वो लार्वल स्टेज टू टैडपोल और टैडपोल से दोबारा जो एम्फीबियंस हैं वो लार्वल से टैडपोल और टैडपोल से अडल्ट में आते हैं और फिशेस जो हैं वो लार्वा से अडल्ट में चेंज होती हैं। तो ये जो बाहर एक्सटर्नल हेयर लाइक प्रोजेक्शन लाइक गिल्स होते हैं ये एक्सटर्नल होते रहते हैं, ये बाहर से खत्म हो जाते हैं और अंदर की तरफ ये बन जाते हैं। Gas exchange across the internal gill surface is extremely efficient. It occurs as blood and water move in the opposite direction on the either side of the laminal epithelial. अब क्या होता है जब एक तरफ से ये गिल का स्ट्रक्चर है, वाटर डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो थ्रू लैमेला, वाटर इस तरफ अगर मूव कर रहा है तो ब्लड ने उसके ऑपोजिट साइड मूव करना है। बॉडी में जिस तरफ वाटर की मूवमेंट है, गिल्स जो हैं वो वाटर जो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इन्वायरमेंट से जो बाहर की अंदर की तरफ आ रहा है गिल से वाटर, उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देती है टू इट्स डायरेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड जो है वो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो जो वाटर है वो राइट साइड की तरफ जाएगा, ताकि जो इनका जो ये जो काउंटर करंट फ्लो बन जाए। काउंटर करंट फ्लो में क्या होगा, डिफ्यूजन गैस की डिफ्यूजन या न्यूट्रन की डिफ्यूजन होना इजी हो जाएगी।
अगेंस्ट द ग्रेडियंट न्यूट्रन मूव करेंगे, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की और जो न्यूट्रन्स हैं उनकी कमी होगी। वाटर से वो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रन्स हैं वो फ्लो करके थ्रू डिफ्यूजन ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते रहेंगे। वाटर The water that pass over the gill first encounter the vessel that are transported blood with a low oxygen concentration into the water. इसी तरह जब वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा और ब्लड वेसल्स जो है वो रिलेटिवली उसके साथ होंगी, तो जो ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो चली जाएगी, कैरी कर लेंगी ब्लड वेसल्स, और वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। इसी तरह वापस जब सर्किट चल रहा होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफ्यूज बैक इनटू द वाटर, और जो वाटर है वो डीऑक्सीजनेटेड होके बॉडी से बाहर मूव करता रहेगा। नेक्स्ट आर द लंग्स। A lung is an internal sac-shaped respiratory organ. The typical lung of the terrestrial vertebrate comprise one or more internal blind pouches into which air is either drawn or forced. अब ये भी मैं आपको इस डायग्राम में समझाती हूँ। लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो एयर बैग या ब्लाइंड पाउचेस का एक स्ट्रक्चर होता है। लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्लाइंड पाउच का एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर नेक्स्ट भी जो बैलून लाइक सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वियोला कहते हैं, एल्वियोलाई सिंगल जो है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है लंग्स का वो इस तरह से मॉडिफाई है कि जब इसके अंदर गैस जो ऑक्सीजन रिच एयर आएगी तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड हो जाएगा। जो लंग्स के जो पाउचेस हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे। उनके एक्सपैंड होने की वजह से ज़्यादा एयर जो है उसके अंदर पास आउट उसके अंदर फिल हो सकेगी। ठीक, जैसे ही लंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन से एयर जो है वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर होने का फायदा ये है कि इनकी एक्सपेंशन से जो प्रेशर बिल्ड अप होता है, जो प्रेशर जो है इसके अंदर विदाउट गैस इनके अंदर जो प्रेशर बिल्ड अप हुआ होता है, इनके एक्सपैंड होने की वजह से एयर प्रेशर से ज़्यादा एयर लंग्स के अंदर मूव करती है, रश इनटू दी एयर पाउच लंग्स पाउचेस। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। A lung is an internal sac-shaped respiratory organ that a typical lung of a terrestrial vertebrate comprise one or more internal blind pouches into which air sac is either drawn or the forced. अब इन blind pouches के अंदर एयर जो है वो फोर्स की जाती है या ड्रॉ की जाती है। The respiratory epithelial of the lung is thin, well vascularized, and divided into the large number of small units, which greatly increase the surface area of the gaseous exchange between the lung air, and the blood. This blind pouch construct, however, limit the efficiency with which oxygen and carbon dioxide are exchanged with the atmosphere, only because only a portion of the lung air is ever replaced with one with any one breath. अब क्या होता है, जब एयर ये जो ब्लाइंड पाउचेस के अंदर जब प्रेशर बिल्डअप होने की वजह से एयर एंटर होती है तो वहाँ पर जो ब्लड होता है, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू वहाँ पर ब्लड आया होता है, अब वो ब्लड क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर आई होती जब बाहर से ऑक्सीजन आती है तो वो ऑक्सीजनेटेड होती है,
तो वहाँ एट दिस टाइम जहाँ वहाँ पर पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में जो ब्लड आया होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है, और जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उस एयर में चली जाती है। एयर से ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में चली जाती है। तो ये काउंटर करंट फ्लो होता है और दोबारा जब हम एक्सहेल करते हैं लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड वापिस हार्ट में और जो एयर है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल तो इस प्रोसेस को हम वन वे पास थ्रो सिस्टम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ मैमल रिमूव अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द oxygen from air with each breath, whereas a bird remove approximately 90%। अब हम इतनी एफिशिएंसी से सांस लेते हैं, ये जो हमारे ये जो ब्लाइंड पाउचेस हैं उस उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है एक ब्रीथ के साथ हम अपने एटमॉस्फेयर में से 25% जो ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे लंग्स है उनमें इतनी कैपेसिटी है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें से उसके 25% एयर जो है इनहेल कर सकें अपने अंदर लंग्स के अंदर। लेकिन बर्ड्स में जो लंग्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो 90% ऑफ द एनवायरमेंटल एयर को अपने अंदर इनहेल कर सकते हैं। The evolution of the vertebrate lung is related to the evolution of the swim bladder। swim bladder भी एक sac like structure था, air sac like structure था, वो भी body में swimming में help कर जो air sac structure है जो कि dorsal side पे होता है, ठीक है, body के। तो digestive system के साथ फिशेस में जो कि बायोन्सी में स्विमिंग में हेल्प करता है। तो फिशेस से जब एवोल्यूशन हुआ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ये जो स्विम ब्लैडर है वो चेंज हो गया, उस अडॉप्ट हो गया इन लंग्स और ब्लाइंड पाउचेस। दीज एंसेस्ट्रल फिशेस, अब ये जो फिशेस से क्योंकि ये जो एवोल्यूशन है वो फिशेस से है, so these ancestral fishes probably had a ventral sac attached to their pharynx। अपनी जो खुराक की नाली होती है जो इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ फेरेंक्स के साथ एक वेंट्रल सैक होता है जो कि यूज करती हैं ये सप्लीमेंट्री गैशियस एक्सचेंज के लिए। समटाइम ये होता है कि बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती थ्रू देयर एनवायरनमेंट और थ्रू देयर गिल्स, तो ये फिशेस उस वेंट्रल सैक को भी गिल्स के साथ साथ यूज कर रही होती हैं टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट आ गया है जी लंग्स वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का क्या प्रोसेस है, लंग्स कैसे वेंटिलेट करते हैं, कैसे उनमें वेंटिलेशन होती है। The ventilation is based on several physiological principles that apply to all air breathing animals with lungs। तमाम उन एनिमल्स के साथ जो कि एयर ब्रीदिंग करते हैं और उनमें लंग्स हैं, उनमें ये वेंटिलेशन का प्रोसेस वेंटिलेशन का फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्या है इसके रूल? एयर मूव बाय द बल्क फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन द प्रोसेस कॉल्ड द वेंटिलेशन। लंग्स के अंदर एयर का दाखिल होना और लंग्स को एयर का एग्जिट करना, ठीक है। लंग्स के अंदर एंटर होना एंड आउट होना, दोनों जो प्रोसेस ये जो प्रोसेस है वे आउट है उसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। Oxygen and carbon dioxide diffuse across the respiratory surface of the lung tissue through the pulmonary capillaries। ऑक्सीजन अब जो लंग्स हैं वो सप्लाई उनमें ब्लड की जो सप्लाई हो रही होती है थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स हो रही होती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन के आगे पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं। अब वो पल्मोनरी कैपिलरीज कहाँ है? लंग्स के अंदर, ठीक है। जैसे ही एयर अंदर आती है लंग्स के
तो पल्मोनरी कैपिलरीज जो कि ब्लड लेके आई होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में, तो जो एयर एंटर हुई होती है, जो इनहेल की होती है लंग्स के अंदर, उस एयर में से ऑक्सीजन उस ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में, और पल्मोनरी कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड उस एयर में पास आउट होती है, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं आपस में, और वो और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में ब्लड जो है वो दोबारा हमारा ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे हार्ट में चला जाता है, और एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच होकर हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। At systematic capillaries, oxygen and blood, oxygen and carbon dioxide diffuse between the blood and interstitial fluid in response to the concentration gradient. Concentration gradient हो जाता है ना against the concentration gradient, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, और जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, तो अगेंस्ट तो ये जो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ज़्यादा से कम की तरफ मूव करते हैं ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एयर की तरफ, और एयर से ऑक्सीजन ब्लड की तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू मूव करते हैं और गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज बिटवीन द इंटरस्टिशियल एंड द बॉडी सेल। अब वो कैपिलरी से होती हुई कहाँ जाती है, जहाँ जहाँ वो कैपिलरीज जाएंगी वहाँ वहाँ से वो ब्लड जहाँ जहाँ से गुजरेगा बॉडी के जिस भी टिश्यू से या जिस भी सेल के पास से वो मूव करेगा, तो उस सेल और उस टिश्यू को, उस ऑर्गन को वो ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करता जाएगा थ्रू डिफ्यूजन। Vertebrates exhibit two different mechanisms for the lung ventilation based on their physiological principles. Amphibians and some reptiles have positive pressure pumping mechanism. They push air into their lungs. Most reptiles and all birds and mammals, however, have negative pressure system. अब ये positive और negative pressure system क्या है? This figure shows the positive pressure pumping mechanism of an amphibian. The muscle of the mouth and the pharynx create the positive pressure to force an air into the lungs. अब क्या होता है ये फिगर बता रही है the positive pressure pumping mechanism of the frog, Grana tigrana का. The breathing cycle has the several steps. The first one is air is taken into the mouth and pharynx by lowering the floor of the mouth. माउथ का फ्लोर जो है वो लोअर करते हुए एयर जो है वो माउथ से फेरिंग्स में दाखिल हो रही है. नोटिस दैट द ग्लोटस इज क्लोज्ड. यहाँ पर क्लोज है ग्लोटस इस पॉइंट पर जब एयर जो है वो माउथ के अंदर एंटर हो रही है. द ग्लोटस इज ओपन एंड द एयर इज परमिटेड टू एस्केप फ्रॉम द लंग्स पासिंग ओवर द एयर जस्ट टेक इन. अब क्या होता है ग्लोटस खुल जाता है और अलाउ करता है कि माउथ से जो एयर है वो अंदर की तरफ मूव करे. With the glottis closed, with the nostril and the mouth firmly shut, the floor of the mouth is raised. जैसे ही nostril और mouth जो है वो बंद होता है, तो इस जो mouth का floor है वो ऊपर की तरफ उठता है. This positive pressure force air into the lung. अब ये pressure build up कर रहा है positive pressure. क्यों कैसे? क्योंकि यहाँ पे concentration air की mouth में ज़्यादा है, तो यहाँ पे air का pressure भी ज़्यादा होगा. ठीक है. अब इसने मूव किस तरफ करना है जहाँ पर एयर का प्रेशर कम है. तो ये जो फ्रॉग है जब ये अपना माउथ का फ्लो ऊपर कर लेगा, तो प्रेशर से हवा ग्लोटस से होते हुए इसके लंग्स में चली जाएगी. तो इस प्रेशर के वजह आपको क्या कहते हैं पॉजिटिव पंपिंग प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर पंपिंग. With that diagram D show करिए with the glottis closed, fresh oxygenated air can again be brought into the mouth and pharynx. अब जब pharynx glottis close हो जाएगा तो ऐसे ही जैसे ही एंटर हुई है हवा वैसे ही बाहर चली जाएगी और ग्लोटिस क्लोज हो जाएगा. जैसे ही ग्लोटिस क्लोज होगा दोबारा एंटर होगी माउथ में एयर. और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं, कुछ फ्रॉग्स ऐसे हैं, सम टाइम वो क्या करते हैं माउथ ब्रीदिंग करते हैं, अपना माउथ ओपन कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए और फ्रेश एयर उसके माउथ में एंटर होती रहती है और एग्जिट होती रहती है, लंग्स तक नहीं जाती.
और तब वो अपने रेस्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं? थ्रू देयर स्किन. Most reptiles like snake, lizard, crocodiles expand the body cavity with the posterior movement of the rib to ventilate the lungs. अब जिस तरह उन्होंने जिस तरह फ्रॉग ने अपने माउथ को ऑपरेट किया, ऑपरेट करने की वजह से क्या हुआ? प्रेशर बिल्डअप हुआ और एयर जो है वो लंग में चली गई. लेकिन जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी बॉडी कैविटी को एक्सपैंड कर लेते हैं. बॉडी कैविटी के एक्सपैंड होने की वजह से उनकी जो रिब्स हैं वो एब्डोमन जो उनका जो एब्डोमन का रीजन है, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं. ऊपर जब वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी तो जो लंग्स हैं उनको काफ़ी एरिया मिल जाएगा एक्सपैंड होने के लिए. This expansion decreases the pressure in the lungs and draws air into the lungs. अब क्योंकि lungs का एरिया एक्सपैंड हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर lungs के अंदर एंटर हो सकती है. Elastic recoil of the lung and the movement of the ribs and the body wall which compress the lungs expel the air. अब क्या होगा जब लंग्स जो है वो मूव करेंगे, रिब्स अपनी रिब्स और बॉडी का जो एब्डोमेन है अपनी दोबारा जगह पे आएगा तो प्रेशर पड़ेगा कहाँ पर? लंग्स की वॉल्स पर. लंग्स कंप्रेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी. Because of the high metabolic rate associated with the flight, birds have a great rate of oxygen consumption than any other vertebrate. Birds also use negative pressure system to move the air into and out of the lung in the air body flow breathing pattern similar to the mammals. अब इस डायग्राम से हम इस बर्ड के मैकेनिज्म को देख लेते हैं. Birds में क्या होती हैं? However, birds also have a special lung ventilation mechanism that permit a one-way flow over the gas exchange surface. This mechanism make the bird lung more efficient than mammals. अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि mammals जो हैं वो ऑक्सीजन जब एक बार ब्रीथ करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट में से 25% ऑक्सीजन कैरी कर लेते हैं अपने लंग्स में. लेकिन एज कम्पेयर टू मैमल्स, जो बर्ड्स हैं एक ब्रीथ में अपने इन्वायरमेंट में से 90% ऑक्सीजन कैरी कर लेते हैं. तो क्या होता है, इनमें जो लंग्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है और वो लंग्स ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए स्पेशली मोडिफाइड है. इनमें गैसेस एक्सचेंज के लिए this is also why the bird lungs are smaller than the lungs of the mammal of comparable body size. Bird lungs have tunnel-like passage called the parabronchi, which lead to the air capillaries in which gases exchange occur. The arrangement and the functioning of the system of the air sac make one-way flow possible. अब इस डायग्राम से देखें, बर्ड्स का जो सिस्टम होता है गैसेस एक्सचेंज का, उस बर्ड्स में थोरेसिक रीजन में, मतलब उसकी जो गर्दन का रीजन है, हेड और एब्डोमेन के दरमियान का जो रीजन है, वहाँ पर थोरेसिक एयर सैक्स होते हैं. थोरेसिक एयर सैक्स का क्या काम है कि लंग्स के साथ साथ एयर जो है वो थोरेसिक एयर सैक्स के साथ भी बॉडी के अंदर एंटर होती है. जो ये तो उनके होलो से जो है वो डॉट्स होते हैं, होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं या होल्स होते हैं जो कि एयर को बॉडी के अंदर एंटर कराते हैं. अब जो लंग्स का सिस्टम है उसका पाथवे ये है कि एयर ब्रीथ की जाएगी थ्रू देयर माउथ से होती हुई ये कहाँ जाएगी? यहाँ से देखें, ये डायग्राम 1. एयर माउथ से होती हुई कहाँ गई? उसके ब्रोंकस में. जब ब्रोंकस में आई तो जो ये एब्डोमिनल सैक है ये एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ से आती हुई यहाँ आ गई. ठीक है, एब्डोमिनल जो सैक है दैट इज एक्सपैंड, देन दिस एयर विल बी एंटर इनटू द लंग्स. ठीक, लंग्स में चली गई.
ये इनहेलेशन का प्रोसेस है। और जब एक्सहेलेशन होनी है तो एक्सहेलेशन से होते हुए ये जो एयर है लंग से होती हुई कहाँ आ गई, थोरैसिक सैक्स में, थोरैसिक सैक से होती हुई दोबारा ब्रोंकाई और माउथ से बाहर। इसमें यूं नहीं होता कि लंग कंप्रेस किए हैं तो लंग से दोबारा एब्डोमिनल सैक में जाएगी और एब्डोमिनल सैक से बाहर, नहीं, बल्कि इसमें वन वे सिंगल वे पैसेज है। जहां से एयर आई है उसने वहां से वापस नहीं जाना, बल्कि जिस पैसेज में चल रही है उसी पैसेज से उसने बॉडी से बाहर जाना है। कैसे होता है कि माउथ के थ्रू जो एयर है वो एंटर हुई है, ब्रोंकस से वो कहाँ गई है, एब्डोमिनल सैक में, एब्डोमिनल सैक से लंग्स में। लंग्स जब कंप्रेस करेंगे एक्सेलेशन के प्रोसेस में तो एयर यहाँ से होती हुई थोरैसिक एयर सैक्स के थ्रू और माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।